बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और मेरे साथ हैं फ़खर रहमान और ज़ुल्करनैन इकबाल। अदालतें, सियासत, यही हमारे मौज़ूआत हैं। बेंच बन गए हैं जनाब। जो इलेक्शन 90 दिनों में जो होने की दरख्वास्तें थी उनकी समाअत करेंगे के केसेस की, और फिर जो सिविलियन ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में उसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं। दो बेंच, एक 5 मेंबर जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब नहीं है और एक 3 मेंबर बेंच। तो क्या लीगल चैलेंजेस होंगे? ज़ुल्करनैन, ये जो 3 मेंबर बेंच है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, आप उसमें पॉइंट आउट कर रहे थे कि जो आइनी इंटरप्रिटेशन के मामलात हैं उसमें 5 मेंबर बेंच होना चाहिए। तो इसमें तो है मामला यही इंटरप्रिटेशन का कि 90 दिनों में होने इलेक्शन या पहले सेंसस को देखना पड़ेगा, ये फिर 3 मेंबर बेंच कैसे इसकी समाअत करेगा? समीर साहब, हम ख्याल बेंच है। अतर मिनल्ला साहब और अमीनुद्दीन खान साहब इसमें काजी साहब के साथ हैं और बेंच तब्दील नहीं हुआ जब से वो काजी साहब चीफ जस्टिस बने हैं, वो तब से इसी बेंच को लेके चल रहे हैं। तो कोई उनसे इख्तलाफ करने वाला बंदा इस बेंच में शामिल नहीं होगा, तो जिस तरफ चाहे प्रोसीडिंग को लेके जा सकते हैं। ये मामला, इसमें 3 दरखास्तें हैं। पहली दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट बार की, जिसमें उन्होंने चैलेंज किया हुआ है मुश्तरका मफादात काउंसिल का वो फैसला जिसमें उन्होंने मरदमशुमारी के हतमी नताइज की तौसीक की थी, उनको शाया किया था, और फिर जिसके नतीजे में हल्का बंदियों का अमल शुरू हुआ था, और इसकी वजह से अभी तक इंतखाबात का शेड्यूल ही जारी नहीं हो सका क्योंकि अभी हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल नहीं हुआ। और इलेक्शन कमीशन ने इस तवक्को का इजहार किया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में, मीन्स कि 28-29 जनवरी जो सैटरडे बन रहा है, संडे बन रहा है, उसको इलेक्शन होगा। इम्कान यही है अभी तक। दूसरी चीज़, इसमें दूसरी दरख्वास्त, ये इंटरप्रिटेशन इसकी होनी है कि क्या निगरान वज़राए आला बैठ के तौसीक कर सकते थे मरदमशुमारी की या नहीं, और वो इलेक्टोरल कॉलेज पूरा था या नहीं। ये उनके इख्तियार के ऊपर भी बात आनी है क्योंकि डे टू डे अफेयर्स में नहीं आता, गैर मामूली चीज़ है। दूसरी दरख्वास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया हुआ है कि आर्टिकल 224A के तहत 90 डेज में इलेक्शन मैंडेटरी है, और इस हवाले से उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जो सुप्रीम फैसला भी आ चुका है उसमें। 9 रुकनी बेंच था, वो करते करते 3 पे आ गया, लेकिन वो फैसला दे चुका था। अब वो फैसले को माने ना माने एक अलग बात है, एक अदालती फैसला इस हवाले से मौजूद है। यही नुकता PTI का है कि आप हल्का बंदी और इन चीज़ों में ना पड़ें। 90 रोज़ आइन कहता है, ये हल्का बंदी आइन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लिहाजा इंतखाबात करवाए जाएँ। और इसी में तीसरी दरख्वास्त है इबादुर रहमान लोधी साहब की। वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 248 वो ये कहता है कि सदर मुमलिकत इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान करेंगे जब मुल्क भर में इंतखाबात होने हैं। 48 हाँ, आर्टिकल 48 गुड करेक्शन आपने कर दी। 48 का क्लास 2 है बेसिकली, जिसको मैंने 248 गलती से बोल दिया। ठीक हो गया। अब उसमें चीज़ ये है कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 57 है जो ये कहता है कि जो सदर को तारीख देने का इख्तियार वहाँ पे भी दिया गया था, वो उन्होंने तरमीम करके लेके इलेक्शन कमीशन को दे दिया। अब इन सारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं, इनकी तशरीह होनी है। इसके लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में सेक्शन 3 है, जिसमें वाज़े लिखा हुआ है कि कोई भी 184(3) का जो नॉर्मल केस आता है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स का, कि बुनियादी हकूक पहले से मौजूद है, आप सिर्फ इन्फोर्स कराना, उस पर अमल करवाना है, तो वो 3 मेंबर बेंच सुनेगा। सेक्शन 4 ये कहता है कि जब इंटरप्रिटेशन की बारी है यानी तशरीह करनी हो, तो कम से कम 5 रुकनी बेंच होगा, नॉट लेस देन 5 का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे जो बेंच है वो 3 रुकनी बना है। अब इसमें सवाल ये है कि जो 3 रुकनी कमेटी थी, जिसमें से 2 तो वो थे जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की वजह से केसेस ही नहीं सुन रहे थे, सरदार तारिक साहब और काजी साहब, इजाज साहब चले उसका तीसरा रुकन थे। अब उन 2 ने अगर 2-1 की अक्सरियत से भी ये फैसला किया या 3-0 से भी ये फैसला हुआ कि ये 3 रुकनी बेंच के सामने लगेगा, तो क्या उन्होंने इस कानून को पढ़ा हुआ नहीं था? खासकर जिन साहिबान का ये ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने इसको क्यों सरफे नज़र किया? और अब क्या जो इबादुर रहमान लोधी जो पटिशनर हैं तीसरे, वो तहरीक इंसाफ या सुप्रीम कोर्ट बार इस सवाल को उठाएगी कि इसको 5 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए या नहीं? ये वो सवाल आता है। अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर तय हो गई है कि इस प्रोसीडिंग का नतीजा जो भी निकले, इसकी कानूनी हैसियत पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं, और शायद ये एक जानबूझ के एक लूप होल छोड़ा गया कि आगे अपील में इसको देखा जा सके और इस फैसले को रिवर्स करवाया जा सके, फैसला जो भी आए। अच्छा फ़खर रहमान, अब 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराने के लिए दरख्वास्त थी, तो अब जब ये इसकी समाअत होगी तो फिर तो 190 दिनों में होगा इलेक्शन। तो ये एक तरह से फ्रक्चुअस
इसको भी आप समझ सकते हैं कि जब 90 दिनों में इलेक्शन हो ही नहीं सकते तो 90 दिनों में इलेक्शन कराए जाएं, एक फिलोसॉफिकल बहस होगी। और महीना तो हो गया काजी फायज ईसा साहब को आए हुए, तो कभी वो उस बेंच पे कभी वो उस बेंच पे, तो ये तो एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसका पाकिस्तान के अवाम को या इस निज़ाम को तो कोई फ़ायदा नहीं हो सकता, सवाए इसके कि ये सुप्रीम कोर्ट जो ताख़ीर हुई, जो डिले हुआ, सिर्फ उसको कंडोन कर दे और कहे हाँ जी ठीक है आपने जो किया बस अब उसको हम लीगल करार दे देते हैं। देखें, ये जो आपने सवाल उठाया इसका जवाब देने से पहले मैं जुल्करनैन जो बात कर रहे थे, मे बी ये जो एस्पेक्ट इन्होंने बयान किया है कि जब आइन की तशरीह करनी हो तो लार्जर बेंच जो है वो होना चाहिए, 5 से ज़्यादा का 5 या 5 से ज़्यादा का बेंच होना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस केस के बैकग्राउंड में जाएं तो आप देखें कि जो 14 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस के हवाले से बात की थी और उसके बाद सदर पाकिस्तान ने भी इलेक्शन के हवाले से डेट दी थी। अब इस केस के अंदर सदर पाकिस्तान ने एक ख़त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा था और उसमें उन्होंने 9 नवंबर तक का टाइम उन्होंने कहा था कि जी इलेक्शन की डेट का आना चाहिए। यहाँ पर वो जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट थी जिसमें बैठकर सूबाई वज़रा आला बैठे थे, उनका निगरान का तो बैठकर इस तरह से फ़ैसला करना ही गलत था क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अहमियत वहाँ पर है नहीं। दूसरा, सदर का जो इख्तियार है वो भी डिटरमिन सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। तो अब अगर ये 3 रुकनी बेंच सख्ती के साथ इस फैसले पर यानी आइन और कानून पर अमल दरामद की बात करेगा फिर तो सारी जगह पे पजीराई नहीं, पर सख्ती से कैसे अमल दरामद होएगा? 90 दिन तो गुजर चुके, वो तो इलेक्शन हो ही नहीं सकता, नहीं तो सख्ती क्या करेगा? देखे ना, अगर अभी सुप्रीम कोर्ट कह दे कि आप इलेक्शन कमीशन जरा ये हमें सेंस समझा दे कि ये जो आपने एक्सरसाइज की सेंस तो नहीं है आपको, मुझे पता है। अगर सब सेंस समझा भी दे तो 9 नवंबर तक क्या इलेक्शन पॉसिबल कैसे हो सकते हैं? इलेक्शन कैंपेन कैसे चलेगी? कागजात नामजदगी, सॉरी मैं कुछ और बोलने लगा था, निकलने लगा था, कागजात नामजदगी कैसे जमा होंगे? स्क्रूटनी कैसे होगी? वो पूरा एक प्रोसीजर होता है, वो तो मुमकिन नहीं है। मुमकिन ही नहीं है। तो पंजाब और केपी में तो वैसे साल होने वाले नहीं। देखें, आप अपनी जो बात है आपकी और समी साहब की बिल्कुल अपनी जगह पे वैलिड है। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अभी फिर एक एम्बिग्विटी छोड़ी हुई है। उन्होंने जनवरी का कहा है लेकिन डेट अनाउंस नहीं की है इलेक्शन की। तो अगर ये बेंच किसी तरह से डेट के हवाले से भी कोई चीज़ कर देगा तो शायद जो अनसर्टेनिटी है वो कम हो जाए। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं करेगा तो फिर मज़ीद जो दावे करते थे कि मैं आइन और कानून को मानता हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को नहीं मानता, तो उसके बाद फिर एक ऐसी बहस शुरू हो जानी है जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आवाम का और बुनियादी हकूक़ का जो मामला है उसके हवाले से बहुत संजीदा किस्म की सूरत-ए-हाल जो है ना वो सामने आ। अच्छा जी, अब फ़खर साहब तो चलें वो किताबी बातें करते रहते हैं। एक रियलिस्टिक एक आपसे बात करना चाह रहा हूँ। निकाह तो ही होता है जब तो लाड़ा आवे, बिल्कुल ठीक है। लाड़ा कल आ रहे हैं तो जनवरी निकाह हो जाना। चलें देख लेते हैं अगर जनवरी में भी होता है या नहीं होता। मुझे तो ये सारा एक बस वो एक आई वॉश है जो नज़र आ रहा है बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आता हूँ दूसरे मामले की तरफ जो सिविलियन ट्रायल फौजी अदालतों में काजी फायज ईसा साहब ने जब अलहदा हुए थे अपने आप को किया था तो कहा था कि मैं किसी इंपॉर्टेंट केस से जान नहीं छुड़ा रहा, लेकिन ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला आएगा तो फिर ही मैं बैठूंगा। तो किसी ने नहीं उनसे कहा था कि आप जान छुड़ा रहे हैं, पता नहीं क्यों उन्होंने खुद से ही कहा। अब जब वो दरखास्तें फ़िक्स करनी थी तो उन्होंने 6 मेंबर बेंच को उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद 5 मेंबर हो गया, उसी बेंच को उन्होंने कहा कि आप सुन लें। वो खुद उस केस में नहीं बैठे। तो उस वक्त जो वो कह रहे थे कि मैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की वजह से नहीं इसको सुन रहा, वैसे इंपॉर्टेंट केस से अलहदा नहीं हो रहा, तो अब क्या अमर माने था? समीर साहब, 2 एंगल्स हैं इसके। एक तो ये कि बेंच में कोई भी नया बंदा शामिल हो जाए, एक भी आपको पता है फिर अलिफ से काम शुरू होता है और फिर अलिफ से सारी कहानी शुरू होनी है तो टाइम लंबा निकल जाएगा। दूसरी ये है कि ये 5 लोग पहले से इस केस को सुन रहे थे। अब जो मंडे को हेयरिंग होनी है वो होपफुली आखिरी हेयरिंग होगी क्योंकि तमाम दरखास्त गुजार अपने दलाइल दे चुके हैं। अटॉर्नी जनरल भी ऑलमोस्ट पिछली 2 समातों में कंक्लूड कर चुके थे, लेकिन बंदयाल साहब, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपके बोल पे प्रोग्राम में कहा था कि बंदयाल साहब कह रहे हैं मैनू जान दो और गवर्नमेंट उस जो PDM की थी वो कह रही थी सानू जान दो,
अब दोनों जा चुके हैं, बेंच ऑलमोस्ट अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर चुका है। मंडे को मुझे 99.99% यकीन है कि ये फाइनल हियरिंग होगी और काम निबड़ जाएगा या जजमेंट रिजर्व हो जाएगी। उस लिहाज से तो फिर काजी फायज ईसा साहब की इंटेंशन हम समझते हैं गुड होगी। हाँ, वो एक गुड इंटेंशन है। मुझे ये लग रहा है कि उन्होंने नया बंदा शामिल नहीं किया और इसको कंक्लूड होने की जाने वो लेके जाना चाह रहे हैं ताकि लंबा ना खींचे। फखर जी हाँ, देखें कि जिस तरह जुल्करनैन कह रहे हैं सारा मामला इसी तरह से हो, क्योंकि ये बात तो फैक्ट है कि तमाम जो फ्रीकैन थे उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने अलबत्ता अदालत को ये कहा था कि मिलिट्री ट्रायल्स जो हैं वो शुरू नहीं हुए हैं और अगर ऐसी कोई बात होगी तो वो अदालत को आगाह करेंगे। अब कुछ इतलात इस तरह की हैं कि मिलिट्री ट्रायल्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से आगाह है या लाइल्मी का शिकार है। ये अब मंडे को पता चलेगा जब अटॉर्नी जनरल से ये सवाल उठाया जाएगा या कोई फ्रीकैन जो है वो ये अदालत के सामने सवाल रखेगा। लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स की बात है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात है और ये मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और इसमें अब मज़ीद ताख़ीर की तो मुझे भी कोई वजह नज़र नहीं आ रही है। अल्लाह करे ये आखिरी समाअत हो और इसके बाद इसमें फ़ैसला जो है ना वो आ जाए ताकि वो लोग जिनका ट्रायल जो है वो सिविलियन अदालतों में होना चाहिए उनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट। अच्छा, एक और सवाल मेरा जुल्करनैन आपसे है कि जब आप जेल के अंदर ट्रायल करते हैं किसी का, भले वो सिक्योरिटी की वजह से भी हो, तो आप उसको फ्री एंड फेयर ट्रायल कह सकते हैं? मीडिया को एक्सेस नहीं है तो, और इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल केस है, मैं बस साइफर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। व्हाट डू यू से? देखिए, वो सवालात तो हमेशा उठते ही हैं। जैसे इमरान खान जब गिरफ्तार हुए तोशा खाना में अचानक वो पुलिस लाइन में जज को ले जाके उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी, ना वहाँ वकील पहुंच सके फर्द जुर्म आयद होने तक, ना कोई और काम हो सका था। जेल ट्रायल में भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो वकील ने बाहर आके बता दिया सब ने उसी को मानना है। या जब ऑर्डर शीट सामने आएगी, तोशा खाने की खैर इसमें सॉरी साइफर की तो ऑर्डर शीटें भी सामने नहीं आ रही, इसलिए ये कहना कि शफाफ हमेशा ट्रायल नहीं होता। जैसे आप इमरान खान को छोड़ दें, किसी और पॉलिटिकल लीडर का, नवाज शरीफ का जेल ट्रायल हुआ था अटक वाला, आज तक उसके ऊपर सवाल उठते हैं कि जनाब वो अटक जेल में क्या होता रहा, तो किसने ट्रायल किया, कैसे किया, उसके ऊपर सवाल उठते हैं। चाहे वो ठीक हुआ या गलत हुआ वो एक अलग बहस है। तो इस किस्म के जो केसेस होते हैं खासकर पॉलिटिकल लोगों के, पॉलिटिकल नेचर के, उनको पब्लिकली होना चाहिए ताकि जो भी कट है वो सामने आए। अगर उस पॉलिटिशियन ने या इमरान खान ने, बिल्कुल इमरान खान ने अगर कोई गलत काम किया तो उनको सजा मिलती पूरी कौम को नजर आनी चाहिए। अगर वो नहीं किया तो फिर उनको बिला वजह, उनको क्या किसी को भी बिला वजह उसका निशाना नहीं बनाना चाहिए। और एक और भी समी साहब इसमें चीज़ है कि जो एक और चीज़ मंडे को क्लियर होगी, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, ट्विटर पे सारा दिन ये कहा जा रहा होता है कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी गालिबन एक दफ़ा कहीं ये जिक्र शायद किया है कि हसन नियाज़ी और उनके जो दोस्त वकील थे इनका ट्रायल शायद मिलिट्री कोर्ट के अंदर हो। अब मामला इसमें यह है कि अभी तक तो अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में स्टांस यही रहा है कि किसी वकील का ट्रायल नहीं हो रहा। हसन नियाज़ी की गिरफ्तारी उसके बाद हुई है। अगर हसन नियाज़ी का और दूसरे जो वकील साहब उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना हुआ या वो इस केस में गिरफ्तार हुए और उनकी तहवील में हुए तो ये चीज़ सामने आ जाएगी फिर, और फिर ऑफिशियली वो सुप्रीम कोर्ट को ये आगाह कर देंगे कि वो उनकी तहवील में है और उनका ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में होगा। क्योंकि अभी तक की उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट की या इदारों की ये है कि किसी वकील का ट्रायल नहीं हो रहा। नहीं, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब का ये स्टेटमेंट है कि उनके पास ये इत्तला है कि एक कर्नल साहब हैं और कोई शायद साथ उनके 2 मेजर हैं, मिलिट्री कोर्ट बना दी गई है और उसमें ट्रायल शुरू हो गए हैं। हालांकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को इत्तला दिए बगैर जो ट्रायल हैं वो शुरू नहीं होंगे, तो इसलिए उन्होंने इसकी एजेंसी बयान की थी और एक ही दिन के बाद अब काजी फायज ईसा साहब ने उसको समाअत के लिए फिक्स कर लिया। तो लगता है कि शायद बैकग्राउंड में कहीं कोई मिलिट्री कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया और मे भी सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया गया हो। ये भी आपको पता है एक ही दिन में 2 बड़े केसेस 2 अलग अलग बेंचेस में नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट में लगते नहीं है। तकरीबन 8वें 7वें नंबर पे आके ये इलेक्शन वाला केस लगा जिसकी हियरिंग 99% चांस है कि 11 बजे के बाद होनी है। 11:30 बजे लार्जर बेंच 3 में बैठ जाएगा मिलिट्री कोर्ट का केस करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल। मैं ये जो आपने बात की थी, देखें कोई भी ट्रायल जो है
उसको बंद कमरे के अंदर नहीं किया जा सकता। इसके ट्रांसपेरेंसी और ये एक इटसेल्फ एक दबाव डालने के मुतरादिफ है कि आप किसी को जेल में ले जाकर और वहाँ पे इमरान खान के वकील क्या वो फ्रीली आपस में बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और फिर शफाफियत कहाँ से आएगी। दूसरी बात ये है कि जब छुपाने को कुछ है ही नहीं है तो क्यों छुपाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। छोटी सी चीज़ ऐड कर दूं जी, केस के अंदर क्या दलाइल होंगे, इमरान खान के वकील क्या दलाइल देंगे और प्रोसिक्यूटर क्या दलाइल देंगे, साइफर क्या था क्या नहीं था, सब चीजें अदालती फैसले में आएंगी और अदालती फैसला पब्लिक हो जाता है। तो इसलिए छुपाने की कोई डजंट मेक एनी सेंस, तोप चलाने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्करनैन आपका, फखर आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।